हमने कल जेंडर कर दिया था, ठीक है। सो बस अब जेंडर में आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए थे, राइट? क्या एग्जाम्पल्स थे? एक और चीज लिखना, जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो जब आप जैसे जेंडर पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो जब जो बॉडी होती है, आंसर का मेन कंटेंट होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले राइट द थिंग लाइक कि द लिंक बिटवीन जेंडर एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। द लिंक बिटवीन, ऐसे किसी पे भी आएगा ना, लैंग्वेज पे आ रहा है, कल्चर पे आ रहा है, बिटवीन जेंडर एंड इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसे लिख करके, ये एक तरीका है आंसर को स्टार्ट करने का, बॉडी को स्टार्ट करने का, आफ्टर गिविंग इंट्रोडक्शन। एंड देन यू विल राइट फर्स्ट थिंग, हाउ जेंडर अफेक्ट पॉलिटिक्स, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन कैन बी हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट जेंडर। ऐसे ही जब कास्ट की बात होती है, यू कैन राइट हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट कास्ट। तो यहाँ पे हमने कल जेंडर की बात की थी, ओके। सो आप जब आप इसके बाद आप अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करोगे। अब जैसे आपने पॉपुलेशन पे एक्सप्लेनेशन शुरू किया कि नाउ women आर 50% ऑफ द पॉपुलेशन, सो देयर ओपिनियन or maybe their demands, their requirements are among the key priorities of political parties, ठीक है, political parties, ओके okay? ऐसे करके यू विल स्टार्ट एंड देन यू विल टॉक अबाउट कि स्पोर्ट्स में क्या है, ओके okay? जो लाइक विमेन का जो हाउस होल्ड इश्यूज होते हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर उनकी जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक पावर वी कैन से, कि लाइक उनकी डिसीजन मेकिंग में उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, फैमिली में डिसीजन मेकिंग होती है उसमें उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, फैमिली प्लानिंग में उनके पास कितना फ्रीडम है, ठीक है, कि कितना बर्थ देना है, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, या फिर गैप बिटवीन चिल्ड्रंस। सो ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में विमेन का कितना उनके पास कितनी फ्रीडम है टू डिसाइड अबाउट दीज थिंग्स, ओके। एंड देन उसके बाद पढ़ने वाली बच्चियों के बारे में, ओके पढ़ने वाली बच्चियों के बारे में इन अ सेंस लाइक कि उनको अब उसमें आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एग्जाम्पल, हालांकि ये एक प्रोग्राम है, एक पॉलिसी है, बट इसके नाम पर लाइक पॉलिटिकल पार्टीज दे डू कैंपेन अबाउट दिस, ठीक है, यहाँ पे कि इस स्टेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से कितना कुछ हो गया, ठीक है। और या फिर उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको फैसिलिटीज़ देना, लैपटॉप बाइसिकल, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ओके। नेगेटिव भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। नेगेटिव में आप एक एग्जाम्पल देना, ऐसे एग्जाम्पल्स देना लाइक कि हाँ, ये भी लिख सकते हो कि पार्लियामेंट में अभी भी रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइडेड है, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इज वेरी लो, ठीक है, एबिसमली लो, हाँ। जुडिशरी में, हाँ, हायर जुडिशरी में यू कैन से, बट जब आप कहते हो ना कि हायर जुडिशरी में विमेन पार्टिसिपेशन इज लो, बट इन लोअर जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जुडिशरी है, उसमें करेंटली ऑलमोस्ट मोर देन 60% विमेन आर गेटिंग इंडक्टेड, ठीक है। No, but you have to understand, you have to see the both thing, okay, what positive and negative. Currently higher judiciary में you reach from lower level, okay, so now जब higher judiciary में कम women है, इसका मतलब है कि पहले कम औरतें थी, अभी करेंटली लोअर जुडिशरी में अगर मोर देन 60% है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर 20-30 ईयर्स हायर जुडिशरी में विमेन विल रीच देयर, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज योर आंसर्स इन दैट वे, कि आपको भले ही क्रिटिसाइज करना है, बट देन यू हैव टू सी द पॉजिटिव थिंग ऑल्सो, कि आने वाले समय में ये चीज़ें हो जाएंगी। जुडिशरी हो गया आपका, ठीक है। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें तो कल बताई ही थी, पंचायत वाली, प्रधानपति वाली बताई थी मैंने, और भी कुछ चीज़ें बताई थी, मंदिर वाली बताई थी, राइट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं कास्ट को, ओके। कास्ट, रिलीजन, बाकी सब आज जेंडर की जगह, लेट्स राइट कास्ट।
Okay, so today we are talking about caste and then उसके बाद religion, ethnicity. पहली चीज तो ये है कि आज के टाइम पे कास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है इन मोबिलाइजेशन। ठीक है, कि एक लेवल से दूसरे लेवल में पहुंचने के लिए पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया है। अब ये इसका अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करें तो जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तब कास्ट का इशू इतना प्रोमिनेंट नहीं था। लाइक इट बिकेम प्रोमिनेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हेन डॉक्टर अंबेडकर केम इनटू द पिक्चर। ठीक है, बट उसके पहले रिलीजन बेसिस पे ज्यादा ट्रफल था। ओके, सो अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि उसके बाद जब आज़ादी के बाद धीरे धीरे जब रीजनल पॉलिटिक्स एमर्ज होने लगी तो रीजनल पॉलिटिक्स से क्या होता है कि जब ये स्टेट वाइज पार्टी शुरू होने लगी, लाइक समाजवादी पार्टी आई, ठीक है, बसपा आई, बहुजन समाजवादी पार्टी आई, तो ये जो पार्टीज थी ये कास्ट बेस्ड पे थी। कास्ट बेस्ड इन अ सेंस बिकॉज इन पार्टियों की जो एम थी वो एम ये थी कि एक पर्टिकुलर समाज का उत्थान करना। ठीक है, इस उद्देश्य से तो वो आई थी। तो जब वो एक प्रोमिनेंट लेवल पे पहुंच गई तो जाहिर है बात है कि कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया उन पार्टीज के लिए भी जो कास्ट को इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं मानती थी। ठीक है, लाइक कांग्रेस और बीजेपी, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया बिकॉज नाउ दे से कि हमारा एक पर्टिकुलर इतना एक वोट बैंक था जो नाउ बसपा या समाजवादी पार्टी को जा रहा है। ओके, सो अब धीरे धीरे जब ये हुआ फिर उसके बाद आया अपना कोठारी कमीशन, रजनी कोठारी। ओके, देन उसके बाद मंडल कमीशन आया, उसके साथ ओबीसी जब निकल के आए कि भाई ओबीसी का इतना एक, जब उस कमीशन ने पूरा चेक किया कि भाई ओबीसी का इस देश में कितनी संख्या है, कितनी प्रकार की कास्ट है, तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया, एक इम्पॉर्टेंट डेटा निकल के आया कि अच्छा ठीक है, हमारे पूरे इंडिया की जो कॉम्पोजिशन है उसमें ओबीसी का नंबर इज मोर देन 50%। सो नाउ अब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आ रहा था कहाँ जा रही है कहानी, राइट। सो 90 के बाद 89, राइट, 89 एंड देन 90 एंड देन 91 में जब ओबीसी कोटा आया। ओके, सो उसके बाद से आप देखोगे आफ्टर 10 to 15 ईयर्स 2004-5 तक पॉलिटिकल पार्टीज की मेन पोजीशन में ओबीसी कैंडिडेट्स थे। ठीक है, अब इसके बाद एक और चीज हुई, जब ये चीज आने लगी तो वो ये भी देखने लगे कॉन्स्टिट्युएंसीज में जो अपना कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे वो उस कॉन्स्टिट्युएंसी की कॉम्पोजिशन के हिसाब से होना चाहिए। लाइक अगर उस कॉन्स्टिट्युएंसी में ओबीसी ज्यादा है तो हमारा कैंडिडेट ओबीसी का होगा, एससी एसटी में कोई ज्यादा है तो एससी एसटी का होना चाहिए। सो इट्स लाइक दैट। ओके, सो अब एक और चीज है इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस देश में जो कॉम्पोजिशन है, कास्ट कॉम्पोजिशन, उसमें जो सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट मानी जाती थी उनकी संख्या ज्यादा है। ओके, उनकी संख्या ज्यादा है, बट आज भी डिबेट में ये अगेन एंड अगेन आता है कि जो टॉप पोजीशंस हैं या तो गवर्नमेंट में या फिर सर्विसेज में या कहीं भी इकोनॉमिक में, सो वो अपर कास्ट के पास है। सो हार्डली जो सेंसस था 2011 वाला, सो उसमें कास्ट की कॉम्पोजिशन की जो बात हुई थी उसको पब्लिक नहीं किया गया था। ठीक है, उसको पब्लिक नहीं किया गया था, उसके पीछे कुछ बहुत सारे कारण थे और उसमें एक कारण ये था कि उसमें ये पता चल जाता कि जो टॉप 2% लोग हैं इस देश के, चाहे वो गवर्नमेंट पोजीशन में हो, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, दे बिलोंग टू अपर कास्ट। ठीक है, सो कॉल्ड अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी। सो इसकी वजह से क्या होता ना कि वापस से वो कोटा वाला जो डिमांड है ना, कास्ट वाला जो है रिजर्वेशन को लेके वो और ज्यादा हावी हो जाता। तो उस चीज को इसलिए नहीं पब्लिक किया गया था, अभी भी उस चीज को पब्लिक नहीं किया गया। बट कहीं कहीं जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हो हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, और ये जब डिबेट चलती है इलेक्शन के पहले ही, तो ये आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं मेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स। सो इसमें सबसे पहली बात ये हम लिख लेते हैं, हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स। पहले तो हम ये कवर करते हैं और इसमें ये कहा गया है, पहले कास्ट होता क्या है। ठीक है, कास्ट इज बेसिकली अ लोकलाइज्ड ग्रुप
having a traditional association based on one's birth in a caste. A localized क्या? Okay. A localized group. Oh God. I didn't bought the charger. नहीं उससे कुछ नहीं हुआ. ये चीज़ ऐड करना ज़रूरी है, हाँ, बिकॉज इंडिया में कास्ट जो है बर्थ से भले ही एसोसिएटेड है, बट देन एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन भी अटैच्ड होता है पर्टिकुलर कास्ट के साथ. सो ये जो डेफिनेशन है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, और देयर वाज दिस कमीशन जिसके थ्रू ये डेफिनेशन निकली थी कास्ट की. ओके. जिसने डेफिनेशन दी थी उनका नाम है एंडी अरोरा. 2010 में इस कमीशन के थ्रू इन्होंने ये कास्ट की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये डेफिनेशन दी थी. अब इसके साथ ये है कि इसके बाद कोठारी कमीशन जो था, कोठारी कमीशन वाज इन 1970 या 1970. सो उसमें उन्होंने कहा था कि कास्ट जो है पॉलिटिक्स पे 3 तरीके से अफेक्ट करता है. ठीक है. कास्ट पॉलिटिक्स पे 3 तरीके से अफेक्ट करता है. पहला है एजुकेशन, दूसरा है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट पेट्रोनेज. ये दिस इज गिवन बाय रजनी कोठारी in 1970. एजुकेशन से कैसे करता है कि एजुकेशन क्या लाता है? एजुकेशन अवेयरनेस लाता है इन जनरल. व्हेन यू आर एजुकेटेड यू नो योर राइट्स, यू नो योर ड्यूटीज, यू नो व्हाट एल्स यू आर एलिजिबल फॉर. ओके. तो जब आपको ये चीज़ें पता चल जाती है तो जाहिर सी बात है यू आर मोर
केपेबल ऑफ डिमांडिंग इट, ठीक है, एट अ प्लेटफॉर्म, या फिर आप उसको प्रोटेस्ट करके भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। जब आपके पास एजुकेशन होती है तो जाहिर है आपके पास ताकत आ जाती है। दूसरी चीज है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन अ सेंस कि एक होता है, अब उसका एग्जांपल आप ले लीजिए ओबीसी कम्युनिटीज का, ठीक है। ओवर द टाइम बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं आप देखेंगे ओबीसी कम्युनिटीज के हैं, एंड जाहिर सी बात है उसके बाद उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जब एक आपका इकोनॉमिक होल्ड बनता है तो आपके पास अथॉरिटी आती है, कहीं भी हो, चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो। जब आपके पास इकोनॉमिक एक होल्ड आता है तो जाहिर है आपके पास पावर आ जाती है उसके साथ, ठीक है। जब आपके पास पावर आती है तो क्या होता है, जब पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है तो आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, और जब आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपकी बात भी सुनी जाती है उसके बाद। ओके, तीसरी है गवर्नमेंट पेट्रोनेज। अब गवर्नमेंट पेट्रोनेज ये ना एक दूसरे के पूरक है एक तरीके से। गवर्नमेंट पेट्रोनेज इन अ सेंस, अब जब सरकार आती है, सरकार को पता है कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किस स्टेट में कौन सी कास्ट ज्यादा है, या फिर किस स्टेट में इस कास्ट के लोग जो एक होल्ड में है, पावर में है, यानी पॉलिटिशियंस ऑलरेडी हैं, तो वो उन्हीं को कैंडिडेट भी बनाते हैं, ठीक है। उन्हें ये भी पता है कि मेरी ही पार्टी में ये पर्टिकुलर कास्ट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे जब कैंपेनिंग करनी है तो उनकी भावनाओं का या उनकी डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स का हमें खास ख्याल रखना है। सो गवर्नमेंट पेट्रोनेज जो है किसी पर्टिकुलर कास्ट को अचानक से नहीं मिलती, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा जो कहानी है वो यही है, कोठारी कमीशन, इसके बाद आया मंडल कमीशन, उसके बाद आया कोटाज, एंड देन कोटाज केम। उसके बाद ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी बढ़ी, एजुकेशन जब उनको मिली, एक सोसाइटी में उनका स्टेटस बढ़ा, जब स्टेटस बढ़ा फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज में भी इन्वॉल्व हो गए, और जब आप पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जाहिर सी बात है आप देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग प्रोग्रामिंग में आपका हाथ होता है, ठीक है। फिर एक और चीज है कि हाउ कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स में, कि जो मोस्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज है, अब SC STs को मोस्ट ऑप्रेस्ड में ही माना जाता है, ठीक है। अब उस कम्युनिटीज को लेकर के उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, एंड नाउ दे आर आल्सो इमर्जिंग ऑन पॉलिटिकल फोरम, ठीक है। आप चाहे तो वो भीम आर्मी ले लीजिए, ठीक है, या फिर बसपा पार्टी ले लीजिए, ओके, या फिर इन जनरल बड़ी पार्टीज में भी जो नेशनल पार्टीज हैं उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं उस कम्युनिटीज के, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखने की बात है, रिलीजन में भी आप देखेंगे जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, दे विल मेक श्योर, अब माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है तो माइनॉरिटी अफेयर्स में आप किसी क्षत्रिय को नहीं रखोगे ना, उसका मिनिस्टर आप क्षत्रिय को नहीं रख सकते, ठीक है। माइनॉरिटी अफेयर्स में कौन है हमारे, आपको भी नहीं पता कौन, नकवी, एक नाम आप सर्च करिएगा उनका। सो ही इज़ मुस्लिम। सो माइनॉरिटी अफेयर्स में आप मुस्लिम्स को रखते हैं। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जब जुडिशरी में भी कभी कोई केस आता है जो रिलीजन बेस्ड पे होता है, सो यू विल सी कि जो बेंच होती है, जो जुडिशियल बेंच होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए रिलीजन की, ठीक है, दोनों रिलीजन के लोग होने चाहिए। या फिर जब कास्ट बेसिस पे कुछ आता है तो हम इसमें देखते हैं कि कास्ट डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये एक ट्रेडिशन के रूप में चला आ रहा है सिंस ब्रिटिश एरा, जब ब्रिटिशर्स थे, फेडरल कोड जब बना था 1935 में, नाम मिल गया, नकवी, हाँ। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यस, तो 1935 में जब फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनी थी, उस वक्त से ही ये ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इस देश में दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजन कम्युनिटीज़ हैं। सो जब दोनों के साथ कभी भी कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे रिलीजियस इशू है, सो दे मेड श्योर कि एक तो उनका होगा अंग्रेज जो कि क्रिश्चियन होगा, एंड देन दे विल मेक श्योर उनके साथ जो एसोसिएटेड जजेस है, एक हिंदू होगा एक मुस्लिम होगा। सो ये एक तरीके का कन्वेंशन चला आ रहा है उस समय से अभी तक, ओके। सो इसी वजह से हम डाइवर्सिटी भी फॉलो करते हैं कि डाइवर्सिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल आप इसमें, क्या ट्रिपल तलाक,
बिल्कुल ट्रिपल तलाक में भी हुआ था ये। ओके, अब एक इसमें एग्जाम्पल आपको लेना है कि आप एग्जाम्पल में बसपा या समाजवादी पार्टी, इनका जो उत्थान, या करेंटली भीम आर्मी, इनको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कि ये जो है सो कॉल्ड ऑप्रेस्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, एंड देन दे मोबिलाइज देमसेल्व्स, created a group, and that group turned into a political party over the time, and now it's a recognized state political party. ठीक है, so उसमें बसपा, समाजवादी पार्टी या फिर करेंटली भीम आर्मी, इन सब का आप मेंशन करेंगे। ये हिस्ट्री अच्छी लिख लेना कि कास्ट पॉलिटिक्स बिगिन नोटिसेबल, इनकी जो हिस्ट्री है ये यहाँ से आप शुरू करना। ठीक है, बैकग्राउंड एक वो डालो बैकग्राउंड, एंड देन मेक दिस चार्ट, सो यू विल रिमेंबर दिस। रजनी कोठारी, एंड देन राइट मंडल कमीशन, (1991) ओबीसी रिजर्वेशन, और या फिर इस दौरान, इस बीच में जो है समाजवादी पार्टी, एसपी, बीएसपी emerged as state political parties, state PP political parties. ओबीसी रिजर्वेशन आया, then OBC participation in politics increased, and now आप कह सकते हो after 2010 वी आर नॉट टारगेटिंग ओबीसीज एज सच, बट ओबीसी का जो उत्थान है, इमेंसिपेशन है, इस केस में ये काफ़ी प्रोमिनेंट है और एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, इसलिए लिखा जा रहा है इसको। बट आपको SC ST भी कवर करना है। ओके, आफ्टर 2010 ओबीसी पार्टिसिपेशन, hold significant in every political party, पॉलिटिकल पार्टी यानी PP। ठीक है, एंड देन यू कैन राइट, इसके बाद जो फाइनल आप लिखना कि नाउ भीम आर्मी। एक और है एक 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 ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, SC ST की एक कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, वो भी है। लाइक दे आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी, बट यू कैन कॉल देम सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी वो होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरीके से अपने डिमांड के थ्रू इन्फ्लुएंस भी करती हैं। ठीक है, सो आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आप सर्च कर सकते हैं SC STs की ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी, आप सर्च करना, यू विल फाइंड इट। भीम आर्मी हो गया, एंड देन स्कॉलरशिप्स हो गई या फिर प्रोग्राम्स हो गई, प्रोग्राम्स स्कॉलरशिप्स। ठीक है, 1991, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे ध्यान आ रही है ऐड करने के लिए, 1989 का जो एक्ट है SC ST प्रिवेंशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, ये 1989 का एक्ट है
इसको अभी रिसेंटली अमेंड किया गया था, बट यू कैन राइट 1989, क्योंकि उस वक्त इस एक्ट को लाया गया था, SC/ST प्रिवेंशन अगेंस्ट अट्रॉसिटीज एक्ट। अब आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये एक्ट लाना पड़ा, यानी कि उनकी डिमांड को सुना जा रहा था इस देश में अब। ठीक है, वो जो ज़रूरत थी, वो जो अन्याय था, उसको समझा जा रहा था, और उसके लिए प्रिवेंशन, PO लिखो, अगेंस्ट अट्रॉसिटीज, SC/ST प्रिवेंशन अगेंस्ट अट्रॉसिटीज एक्ट 1989। ठीक है, सो ये भी उनकी एक प्रेजेंस को, उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, कि नाउ दे आर पॉलिटिकली एक्टिव, दे नो अबाउट देयर राइट्स एंड दे कैन डिमांड इट। ओके, आई थिंक कास्ट के लिए इतना काफी है, एंड दैट्स हाउ कास्ट। एंड एट द एंड कंक्लूजन में जब आप लिखते हो ना, तो कंक्लूजन में यही लिख लो कि नाउ कास्ट हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ड्यूरिंग पॉलिटिकल कैंपेनिंग। ओके, political, what did I say? Can you repeat it? Yes, during political campaign for elections. एक और चीज है कास्ट को लेकर के, कि जब किसी टेरिटरी यानी स्टेट की टेरिटरी को अगर रीऑर्गेनाइज किया जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये होता है गवर्नमेंट के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए, कि दे मेक श्योर कि जो हम टेरिटरी क्रिएट कर रहे हैं उस टेरिटरी में कोई एक कास्ट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट ना हो। ये भी हम देखते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ ऑल्सो कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि कोई एक कास्ट, फॉर एग्जाम्पल SC कास्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टेट में 80-90% SCs ही हैं। ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट हियर, even in the reorganization of states, even in the reorganization of states in India, comma, government had to struggle with it, government had to struggle with it so that no caste group dominates a particular territory. Even in the reorganization of states in India, comma, government had to struggle with it so that no caste group dominates a particular territory. So that no caste group dominates a particular territory. Legal safeguard, next point लिखो. Legal safeguards to Harijans and Adivasis. Legal safeguard, ब्रैकेट में लिख देना आर्टिकल 16, 15, 17. Legal safeguards to Harijans and Adivasis have also been given as a positive measure, to create economic and social impartiality. Legal safeguard, comma, article 15, 16, 17 to Harijans and Adivasis have also been given as a positive measure to create economic and social impartiality, to create economic and social impartiality, but these reservations have affected affected Indian politics in an unpleasant manner.
Indian politics in an unpleasant manner, full stop. Certain groups belonging to backward classes, caste या classes, certain groups belonging to backward caste who have backward caste, comma, who have reaped, R-E-A-P-E-D, reaped, who have reaped the benefits of reservations are not prepared to relinquish it or lose it. Are not prepared to relinquish it. R-E-L-I-N-Q-U-I-S-H. Full stop. Caste has thus become a major hurdle in establishment of a casteless society. Caste has thus become, T-H-U-S, thus become a major hurdle, H-U-R-D-L-E, major hurdle in the establishment of a casteless society, full stop. Reservation policy, next point is reservation policy is another feature. Reservation policy is another feature in which caste system also influence Indian politics. Reservation policy is another feature in which caste system also influence Indian politics. Full stop. There is lack of political will. There is lack of political will to bring any reformative change, in reservation policy. Reformative change in reservation policy due to caste-based vote bank. Full stop. That's it. So basically, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गई है, उसकी वजह से जो पर्टिकुलर कास्ट हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, वोट बैंक को. सो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी सत्ता में आने के बाद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि रिजर्वेशन सिस्टम में कुछ चेंज लेके आए. ओके, सो ये एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रिलीजन में थोड़ा सा हमको फ्रीडम स्ट्रगल का भी हिस्ट्री लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टार्ट जो है वहां से ही हुआ था, है ना. ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल. So caste, तो towards the end of freedom struggle it started, and towards the end of 20th century, that is around 1990, it took a hold over Indian politics. But उसके पहले इतना prominent नहीं था. सो इसकी शुरुआत होती है, अगर हम इंडिया में देखें, चलो ब्रिटिशर्स तो रूल एंड डिवाइड एंड रूल खेल रहे थे, बट इंडिया में क्या हो रहा था, मतलब इंडिया इन द सेंस भारतीयों में उसका क्या असर पड़ रहा था. उसका असर ये पड़ा जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी.
तो 1915 में उसके रिटेलिएशन में क्या बनी, नहीं याद है? हिंदू महासभा। ठीक है। सो ये चीजें चल रही थी कि भाई एक ने मुस्लिम लीग बनाया तो भाई हमारा भी होना चाहिए कुछ, हमने अपना बना दिया, फिर हमने अपना बना दिया, वो चीज़, वो डिवीजन बढ़ता गया बढ़ता गया। एंड देन उसके बाद आपको याद होगा कि अच्छा, इस बीच में 1909 का जो एक्ट था, काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट 1909, उसमें जो है मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कही गई थी, राइट? सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ये बना ही इसलिए था, पता है? 1905 में इफ यू रिमेंबर बंगाल डिवीजन हुआ था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। एंड देन उसी दौरान ये बना, और जब ये बना तो उन्होंने एक तरीके से एक ब्रिटिशर्स के साथ एक संधि की थी, एग्रीमेंट किया था कि यू विल प्रोवाइड अस दिस सेपरेट इलेक्टोरेट थिंग। सो ये इसी वक्त डिसाइड हो गया था और उसका असर निकला 1909 में। एंड देन हमारे यहाँ भी थोड़ा सा जागा कि भाई हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, तो हमने अपना हिंदू महासभा बना लिया। अब जब हिंदू महासभा बन गई, इसके बाद जो है 1917 में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ा दिया। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट में क्रिश्चियंस भी आ गए, सिख भी आ गए, और यस यस सेपरेट इलेक्टोरेट आ गया और इसको एक्सपैंड कर दिया गया, ठीक है? इसमें क्रिश्चियन सिख्स भी ऐड हो गए। अब क्या हुआ? अब 1932 का कॉमनवेल्थ अवार्ड आया, एंड देन 1940 में उन्होंने अपनी पाकिस्तान की डिमांड कर ही दी, ठीक है? एंड देन हमारी इसके बाद सीधे आप आ जाओ 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, दैट इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल हाउ रिलीजन अफेक्टेड, yes, partition of India on the basis of, ठीक है, पार्टीशन हो गया। अब हालांकि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपना थियोक्रेटिक सोसाइटी बनाई, गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, हमने तो सेक्युलर बनाई थी। और जो हमने सेक्युलर बनाई थी उसमें उस वक्त के जो हमारे लीडर्स थे, पंडित नेहरू हो गए, सरदार पटेल हो गए, या फिर जितने भी हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मोहम्मद आज़ाद, कलाम आज़ाद, उन्होंने भी इन सब ने, हमारे यहाँ तो मुस्लिम्स भी थे ना, सो इन सब का ये कहना था कि हम भाई सेक्युलर ही बनाएंगे, ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी थियोक्रेसी नहीं चलेगी। और उसके बाद जो उनकी जो पॉलिसीज थी, इस वजह से, अब क्योंकि आप एक चीज़ ये समझो, उस वक्त पार्टीशन हुआ है, उस वक्त जो कुछ माइनॉरिटीज़ इस देश में रह गई हैं, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से माइनॉरिटीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, कुछ तो रही, तो वो इनसिक्योर ना हो, या फिर वो दोबारा से वो सिचुएशन ना आए, दंगे वंगे ना भड़के, तो एक तरीके से हुआ कि हम भाई उनको कंसेशन दें थोड़ा सा, इन अ वे, थोड़ा स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल दिस थिंग, कि जिसको कहा जाता है आज की डेट में अपीजमेंट पॉलिसी, ठीक है? अपीजमेंट थ्योरी जिसको कहा जाता, नहीं पता? अपीजमेंट थ्योरी कहा जाता है कि किसी एक, द वर्ड इज तुष्टीकरण की राजनीति। सुना है किसी ने न्यूज में? ये भी नहीं सुना? अपीजमेंट थ्योरी emerged। अपीजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को, जो कि माइनॉरिटी में है, उसको हम खुश करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है? वी आर ट्राइंग टू प्लीज देम, ओके, गेटिंग इट? तो इस वजह से आप देखोगे कि इसी वजह से हम यहाँ पे कोई भी ब्रॉड स्टेप जब लेना चाहते हैं तो हम नहीं ले पाते हैं, व्हेन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म, राइट? सो ये कहा जाता है कि भाई इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम उनकी कम्युनिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको हम नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि नाराज़ करेंगे तो हमारा वोट बैंक अफेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोट बैंक ही मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है? तो इस वजह से अपीसमेंट थ्योरी यहाँ से इमर्ज होना शुरू हुई।
अब क्या हुआ, जब अपीजमेंट थ्योरी इमर्ज हो रही है, उस वक्त आप देखोगे सिंगल पार्टी थी, एक ही पार्टी चल रही है ना। 1970 के बाद धीरे धीरे नई पार्टी आने लगी। तो जो नई पार्टी आई, एक आपको एनेक्डोट बताती हूँ। 1989 में सीनियर वेटरन लीडर लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। एक रेजोल्यूशन उन्होंने इनिशिएट किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि अयोध्या वॉज अ बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड राम। ठीक है, अब उन्होंने ये रेजोल्यूशन दिया एंड उसके बाद जो है रथ यात्रा निकली एंड जो भी हुआ, वी ऑल नो दैट। ओके, अब उन्होंने ये कहा गया था उस वक्त जब उन्होंने ये डिमांड की, रेजोल्यूशन की राम मंदिर की, तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। ठीक है, अब जब उनको सपोर्ट मिला तो एक रिपोर्टेडली कहा गया है कहीं पे, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि 1985 में हमारे पास सिर्फ 2 सीट्स थी और 1989 में हमारे पास कितनी सीट्स आ गई? हाँ, समथिंग नो मोर देन, या काफ़ी सीट्स, 2 से उनकी सीट्स काफ़ी बढ़ गई थी। एक मिनट, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली क्या था वो। हंड्रेड एंड 17। यस, ही सेड कि 1985 में हमारे पास 2 सीट्स थी एंड 1991 में वी हैव 117 सीट्स। और व्हाई? बिकॉज वी डिमांडेड दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। ठीक है, इसकी वजह से। सो दे नाउ नो कि हमारी ऑडियंस क्या है। ठीक है, दे नाउ नो कि पीपल आर रिकग्नाइजिंग दिस, पीपल डू वांट दिस, एंड इस ये हमें दूसरी पार्टियों से अलग बना रहा है। ठीक है, सो वहां से ये जो है एक नई किस्म की राजनीति शुरू हुई, जहां पे इंडिया में ये, अभी तक तो अपीजमेंट थ्योरी चल रहा था, अभी भी, अब हालांकि बाकी पार्टीज जो है इसको पीछे छोड़ने लगी हैं, बिकॉज नाउ दे नो दिस इज एन ओल्ड पॉलिटिकल गेम। नाउ वी नीड न्यू थिंग, दैट इज जो यहाँ पे मेजोरिटी है उसकी डिमांड क्या है, उसकी नस किधर जा रही है, हमें वो पकड़नी है। ठीक है, सो 1989 के बाद से फिर नई एक डोमिनेंट पार्टी का इमर्जेंस शुरू हुआ। एंड हालांकि वो 2004 तक उतना नहीं, 2004 में भी वो सरकार, 1998 में कारगिल युद्ध के बाद बनी थी सरकार, बट वो सरकार भी इतने अच्छे से नहीं चल पाई, कुछ चीज़ें नहीं काम करी। लेकिन फाइनली अगेन 2014 में आ गया स्वीपिंग मेजोरिटी के साथ, इट केम। एंड आज की डेट में भी कितने 8-9 साल हो गए हैं, और अगले साल नया इलेक्शन होने वाला है, 3rd टर्म होगा, एंड प्रोबेबली अगेन दे विल कम। सो दिस इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दिस सेम पॉलिटिकल गेम विच वाज स्टार्टेड विद आडवाणी जी, है ना। वो जो वहां से शुरू हुआ उस पे अभी भी ये चल रहा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अपीजमेंट पॉलिसी इमर्ज एंड देन इसके बाद यू राइट कि 1985 के बाद से दिस हिंदुत्व, इसको कोटेड में लिख देना कि दैट इज नॉट योर वर्ड, बट ये पॉलिटिकल, इंडियन पॉलिटिक्स में ये वर्ड फेमस है, बट दिस इज नॉट गिवन बाय यू, सो यू हैव टू राइट दिस इन कोट। हिंदुत्व और डोमिनेंट रिलीजन, dominant religion politics emerged, not emerged, it hold significance, it hold ground। उसने जमीन पकड़ ली, क्या कि हमारे यहाँ डोमिनेंट रिलीजन क्या है? हिंदू। एंड उसके बाद से 1985 के बाद से ये कंप्लीट होने लगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो 1985 का समय है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग समय था। इफ़ यू रिमेंबर, वो जो रामायण सीरीज आई थी इसी वक्त आई थी। ठीक है, जब वो सीरीज आई थी, वो हालांकि वो कांग्रेस का स्टेप था। ठीक है, दैट वाज अ स्टेप टेकन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। ऐसा कहा जाता है कि उसके बैकग्राउंड में कांग्रेस गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएशन था। बट उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा देश जो है वापस से वो जो अपना धर्म है या फिर उस चीज़ को लेके सेंटिमेंट्स बहुत हावी हो गए। एंड देन व्हाट हैपेंड, देन 89 में जो है इन्होंने ये रेजोल्यूशन कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रामायण का उत्तरकांड है,
जहाँ पे सीता परित्याग की बात होती है। सो उसमें ये हुआ था कि जो रामायण बना रहे थे, रामानंद सागर नाम है उनका, तो रामानंद सागर का कहना था कि जो सीता परित्याग परित्याग वाला सीक्वेंस है इसको हम नहीं दिखाएंगे। बट पता क्या हुआ, जब ये चीज़ हुआ कि जब नहीं दिखाएंगे तो पार्लियामेंट में इतनी उनके पास लेटर्स आए, इतनी डिमांड्स आए, ऑलमोस्ट एक प्रोटेस्ट वाला वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो गया कि हाउ डेयर यू, आप इसको कैसे नहीं दिखाओगे, जब वो रामायण का सीक्वेंस है तो यू हैव टू शो इट। सो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एक सीरियल के लिए इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई थी कि पार्लियामेंट में लोग पहुंच गए थे कि हाउ डेयर यू नॉट शो दिस थिंग। ठीक है, सो ऐसी चीज़ें शुरू हुई थी। सो 1985 के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई। 1991 में, देन 1992 में जो बाबरी मस्जिद वाला हुआ डेमोलिशन, एंड देन उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुए, एंड देन उसके बाद और थोड़ा डिविजन शुरू हुआ, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एंड अभी करेंटली आप इसके बाद आप इसमें ऐसे कर देना कि इसके बाद बीजेपी इमर्ज्ड, इसके बाद बीजेपी इमर्ज 1985। कैसे, कहाँ लिखूं? हाँ, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो आप पॉलिटिक्स ही दिखा रहे हो ना, यहाँ पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। सो आप बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे आपको मैंने वो कास्ट वाले में बताया था कि बीएसपी एसपी भीम आर्मी यू कैन मेंशन, वैसे यहाँ पे यू आर मेंशनिंग मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, ठीक है, आरएसएस भी आप मेंशन करोगे। किसने क्रिएट किया था? हेगड़ेवार, हु वाज दैट? वो एचएम हेगड़ेवार नाम था उनका। 19 पॉलिटिकल पार्टी का रूप, पॉलिटिकल पार्टी है नहीं, बट एक तरीके से उसका जो काम है वही सिविल सोसाइटी वाली जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है एक, बट एसोसिएटेड तो वह रहती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसका एक होल्ड है डिसीजन मेकिंग में। 1925 में आरएसएस बना था। सो इसके बीच में आप 1925 ऐड कर देना, जहां आरएसएस बना, फॉर्म्ड बाय केम हेगड़ेवार, एचएम केबी हेगड़ेवार, केबी हेगड़ेवार। ओके, सो 1985, आफ्टर 1985 यहाँ पे जगह ही नहीं है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ लिख दो। नाइनटीन एटी फाइव के बाद सीधे emergence of 89 कर दो, emergence of BJP as a prominent party then 2014 dominant party system came back। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कि here the हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैज गेन्ड सम मोमेंटम। यहाँ पे आपको एजर्ट नहीं करना है, इतनी मतलब आउटराइटली नहीं बोलना है, बट यू कैन मेंशन वेरी स्लाइटली सटली दैट हिंदुत्व पॉलिटिक्स हैज गेन्ड सम मोमेंटम। ठीक है, एक लाइन लिख लेना, इसके बाद ये बैकग्राउंड जो आपने लिखना, अच्छा इस बैकग्राउंड को अच्छे से लिखना है, यहाँ बोर्ड में उतना अच्छे से नहीं दिख रहा। 1906, देन एक एरो बनाओ 1915, देन एरो बनाओ 1925, देन 1947, देन 1985, देन 1989 के बाद बीजेपी एमर्ज्ड एंड 2014, ऐसे करके एरो बनाना अच्छे से। ठीक है, एंड नाउ राइट वन थिंग,
The growth of majoritarian assertiveness, the growth of majoritarian assertiveness, majoritarian, MAJORITARIAN, majoritarian assertiveness, ASSERTA, assertiveness, TIVENESS, is considered to have become institutionalized after the BJP comma, that gave political cohesiveness, comma, that gave political cohesiveness, COHESIVENESS, cohesiveness to a consolidating Hindu consciousness. Cohesiveness to a consolidating Hindu consciousness. चेतना, हिंदू कॉन्शियसनेस, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, 10 फुल स्टॉप के बाद 10 डिफरेंसेस ऑफ कास्ट ग्रुप्स, 10 डिफरेंसेस ऑफ कास्ट ग्रुप्स विद इन अ होमोजीनियस हिंदू आइडेंटिटी। होमोजीनियस मतलब एक स्वरूप। The differences of caste groups within a homogeneous Hindu identity, comma, linguistic Hindu identity, comma, linguistic and sectional differences, linguistic and sectional differences within Islam and sectional differences within Islam are shelved to create a homogeneous unified religious identity. Islam, within Islam are shelved, SHELVED, shelved यानी carved, shelved to create a homogeneous unified religious identity. To create a homogeneous unified religious identity, मतलब जो पहले हिंदुइज्म के अंदर ही जो बहुत सारा डिवीजन था कास्ट को लेकर के, जब हिंदुत्व पॉलिटिक्स निकल के आया, हुआ ये कि जब हिंदुत्व पॉलिटिक्स में सारे जो हमारे अंदर के कास्ट डिफरेंस थे वो थोड़े मिट गए, और हो क्या गया, मतलब हिंदू एज अ मेजर रिलीजन एंड मुस्लिम, ठीक है, ये दो एक डिवीजन हो गए। नहीं, पहले क्या था, इस्लाम के अंदर डिफरेंसेस, हिंदू के अंदर डिफरेंसेस। सो हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ एक तरीके का ये चेंज आया। यूनिफाइड रिलीजियस आइडेंटिटी, अब नेक्स्ट चीज है एथनिसिटी।
दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एथनिसिटी, physical characteristics as well as social traits that are shared. अच्छा, physical characteristics not, I'm not saying कि केवल स्किन कलर ही मैटर करती है, इट इज़ ऑल अबाउट योर एट्रीब्यूट्स पूरा, ठीक है, आप क्या पहनते हो, क्या पूरा कैसे दिखते हो, आपकी जो ड्रेस है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। जो सिर्फ स्किन कलर पे होता है दैट इज़ रेशियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज सोशल ट्रेट्स दैट आर शेयर्ड by human population. It includes nationality, tribe, religious faith, shared language, culture and traditions. So currently ethnicity पे पता क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, not just India, पूरी दुनिया में हम ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं लास्ट 7 to 8 years कि there is this reservation, regarding reservation in a sense कि we have this feeling, all country, not just India, अमेरिका में देख लो, ब्रिटेन में देख लो, यूरोप में देख लो, कहीं भी देख लो कि they have this kind of fear कि बाहर का आदमी, हाँ yes, intolerance kind of, कि बाहर का आदमी, नो, उसके लिए करेक्ट वर्ड है xenophobia, इस वर्ड को कहा जाता है xenophobia। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हो, ये तो बहुत यूज हो रहा है xenophobia, where fear or hatred against a foreign culture, fear or hatred against a foreign culture, ठीक है, ये वर्ड न्यूज में काफी है। सो ये हर जगह हो रहा है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दूंगी, ग्रीस से बहुत सारे लोग जब वहाँ से निकले थे एक तरीके से शेल्टर पाने के लिए या फिर माइग्रेट होकर के गए थे, जर्मनी की तरफ गए थे, तो उस वक्त जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, उन्होंने काफ़ी अच्छे से उनको रिसीव किया था। उनका ये कहना था रेफ्यूजीज़ को जगह मिलनी चाहिए। जर्मनी में उस वक्त बहुत अच्छा, लाइक सारे जो भी वहाँ से रेफ्यूजी जा रहे थे सब चाह रहे थे किसी तरीके से जर्मनी हम एंटर हो जाए क्योंकि वहाँ हमें स्पेस मिल जाएगी। सो धीरे धीरे क्या हुआ, शुरुआत में चलो वहाँ के जर्मन नेशनल्स थे, उनको था कि चलो ठीक है अभी चल रहा। जब ओवर द इयर्स दे ऑब्जर्व्ड कि रेफ्यूजीज ही हमारे देश में ज़्यादा भर गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट जो है डिमांड करना शुरू कर दिया। एंड धीरे धीरे जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की जो पॉपुलैरिटी थी वो भी रिड्यूस होने लगी ड्यू टू हर पॉलिसीज रिगार्डिंग रेफ्यूजीज। ये चीज़ें यूरोप के कई कंट्रीज में हुई, ठीक है, अमेरिका में भी हुआ। अमेरिका में आपको जो ओबामा गवर्नमेंट थी एंड देन उसके बाद जो ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी, ट्रम्प गवर्नमेंट का आना ही इसलिए था बिकॉज दे थॉट कि जो ओबामा गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी दे वर मोर टुवर्ड्स, लाइक दे वर मोर वेलकमिंग टुवर्ड्स अदर पीपल, है ना। वो H1B वीज़ाज, है ना, जिसके लिए हम जो जाते हैं वहाँ पे वीज़ा लेकर के, वर्क वीज़ा या एजुकेशन वीज़ा। सो उनको ये, वहाँ के जो अमेरिकन नेशनल्स थे उनको लग रहा था कि ये जो बाहर के लोग हैं ये ज़्यादा जगह ले रहे हैं, ये हमारी जॉब्स खा रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी पे कवर कर रहे हैं। सो धीरे धीरे ओबामा पॉलिसीज़ को अगेन थोड़ा सा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। फिर आई ट्रम्प गवर्नमेंट, और ट्रम्प गवर्नमेंट जब आई थी, जो उनकी कैंपेनिंग थी वो ही इसी आधार पे थी कि हम जो है हमारे जो लोग हैं उनको पहली प्रायोरिटी देंगे, एंड दैट्स व्हाई ही वन। ओके, फिर जब वो आए फिर उसके बाद और भी चीज़ें हुई एंड देन ही लेफ्ट, एंड देन उसके बाद जो आए ये करंट बाइडेन गवर्नमेंट भी इसी वजह से आई। फिर ट्रम्प गवर्नमेंट में कुछ पॉलिसीज गड़बड़ हुई तो उनके लगा कि नहीं, बाइडेन गवर्नमेंट ज़्यादा सही है और वो और ज़्यादा राइटिस्ट है। इनफैक्ट जो अमेरिका में करंट सुप्रीम कोर्ट जज हैं वो वहाँ पे पता कैसे होता, जैसे हमारे यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी सही है, कोलेजियम सिस्टम है, बट यहाँ पे किसी भी जज की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं पूछी जाती, ठीक है, ना ही पूछी जाती है ना एडवर्टाइज की जाती है इंडिया में, राइट। बट यूएस में क्या होता है, एक प्रॉपर लॉबी होती है जो जजेस को अपॉइंट करती है सुप्रीम कोर्ट में, एंड वहाँ पे जब कोई जज अपॉइंट होता है तो उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को न्यूज़पेपर में छापा जाता है। सो देयर इज करेंटली दिस lady who is rightist, she is famous for her rightist ideology, ठीक है। ओके, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट का अप्रोच ये है, व्हेन फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज गोइंग ऑन, सो हुआ ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि जो वहाँ का जो राजा था
ठीक है। सो वहाँ पे दो ग्रुप बन रहे थे। एक था रेनेसा जिसको बोलते हैं, यानी कि नए पॉलिटिकल थिंकर्स एमर्ज हो रहे थे, ठीक है, जो कॉमन लोगों की भावनाओं को ज़्यादा तवज्जो देते थे, जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे बात करते थे। सो एक वो ग्रुप था, और एक वो ग्रुप था जो राजा की जो नीतियाँ थी उसको सही मानता था, कि जो ट्रेडिशनल रूप से चला आ रहा है वो सही है। तो हुआ ये कि एक काइंड ऑफ एक सभा बैठाई गई, उसमें ये कहा गया कि यहाँ पे राजा है और इधर पे जो नई रेनेसा वाले जो थिंकर्स हैं, ओके, फिलोसफर्स हैं, उनकी, तो ये कहा गया जो राजा की तरफ है वो राइट में बैठ जाए और जो नई है वो लेफ्ट में बैठ जाए, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। तो जो राइट में बैठे, यानी जो राजा की तरफ वाली रो में बैठे, दे बिकेम राइटिस्ट, और जो इधर तरफ बैठे नए पॉलिटिकल थिंकर्स को लेकर के जो बैठे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, दे बिकेम लेफ्टिस्ट। एंड देन देयर वर पीपल हु वर बोथ इनटू लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, जो बीच में खड़े थे, सो दे बिकेम सेंट्रिस्ट, ठीक है। सो इट इज लाइक दैट। तो लेफ्टिस्ट वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए, हाँ, एक चांस मिलना चाहिए उभरने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। राइटिस्ट वो लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, बट ट्रेडिशनल रूट्स को बनाए रखते हुए, ठीक है। सेंट्रिस्ट कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं उसमें रिफॉर्म भी होने चाहिए, और जो लेफ्टिस्ट वाली जो चीज़ है, यानी सबको चांस मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। सो दे आर इनटू बोथ। सो इसीलिए कहा जाता है जो सेंट्रिस्ट है वो ज़्यादा बेटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में कांग्रेस अपने आप को सेंट्रिस्ट कहती है, ठीक है, यस, और बीजेपी का राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, ओके, और शिवसेना का एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है, एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं, यस, ओके। वेयर वाज आई, क्या बात कर रही थी मैं? हाँ, सो वहाँ पे, हाँ, हम तो जीनोफोबिया के बारे में बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे जब ये हुआ कि भाई रेफ्यूजीज, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? 1991, ठीक है। 1991 के बाद सडनली जो है एक देश से दूसरे देश में लोगों का आना जाना सब चीज़ बढ़ गई। एंड देन जब मोबाइल फोन्स आए तो वो चीज़ और भी ज़्यादा इनक्लोज्ड हो गई, लाइक उसके बाद तो दुनिया ही एक हो गई। एंड देन फाइनली 2010-12 के बाद, इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2012 के बाद से व्हेन वी हैड दिस व्हाट्सएप एंड ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, उसके बाद से तो ऐसा हो गया कि अगर कहीं पे लैटिन अमेरिका में कोई प्रोटेस्ट चल रहा है तो हार्डली 7 से 8 घंटे में पूरे विश्व में फैल जाता है, ठीक है, अगर हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया तो। इसी का एग्जाम्पल है मी टू मूवमेंट्स हो गए, या फिर रेड डॉट कैंपेन हो गया, या ऐसे बहुत सारे, यस, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन का असर दिखाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आया तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं, जो जिन्होंने थोड़ा पढ़ लिख लिया है, दे वांटेड बिगर अपॉर्चुनिटीज, तो वो अच्छी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाने लगे। हुआ ये कि जब, अच्छा, ये भी एक फैक्ट है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो लोग हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं, दो अचीव मोर, बिकॉज एक तो पहली बात है कि वो इंसान माइग्रेट करके आया है, उसका एक परम उद्देश्य ही है कि मुझे अपनी ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, तो वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है ना, पैशनेट होता है। तो ये एक थ्योरी भी है सोशियोलॉजी में, जहाँ ये कहा जाता है कि जो माइग्रेशन में जो लोग आते हैं ना वो ज़्यादा राइज करते हैं, यानी जो कोई अपनी रूट्स, जब कोई अपनी नेटिव प्लेस छोड़ करके दूसरी जगह जाता है तो वो जाता ही इस उद्देश्य से है कि मुझे अपना और अपने परिवार का डेवलपमेंट करना है, ठीक है। सो वो एक उद्देश्य होता है और वो करता भी है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब वो अपनी नेटिव प्लेस छोड़ के आता है तो जो बायसेस होते हैं कास्ट को लेके, कम्युनिटी को लेकर के, कि हम अपने वहाँ पे तो इतने नौकर रखते थे या ऐसे रखते थे, हम ये काम नहीं कर सकते, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये चीज़ें नहीं होती जब आप नई जगह जाते हो। तो इसी वजह से जब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाते हैं, अमेरिका, कनाडा या यूके, सो वो काफ़ी राइज करते हैं। विद इन 4-5 years दे कैन बाय अ बंगलो ऑफ देयर ओन, ठीक है। सो अब जब, हाँ, सोशल मोबिलिटी, राइट। सो ये चीज़ें होती हैं। सो जब ये चीज़ होने लगी तो जाहिर सी बात है वहाँ के जो लोकल नेशनल्स हैं उनको बुरा लगेगा ही, ठीक है। वो लेथार्जिक हो जाते हैं कि भाई हमारी जो चीज़ें हैं ये एक्वायर करने हैं, हमारा क्या। तो जब वो डिमांड फिर आने लगी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, जब पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में आने लगी तो जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, ग्रैब किया और अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग में उसी चीज़ को लाए। सो अब पूरे विश्व में एक तरीके से राइटिस्ट अप्रोच जा रही है, चाहे आप कहीं भी देख लें, अमेरिका में देख लें राइटिस्ट अप्रोच जा
रही है, ब्रिटेन में राइटिस्ट जा रही है, इनफैक्ट यहाँ एशियन, अपर एशियन, यहाँ पे रशिया, चाइना, चाइना में तो है ही, रशिया हो गया, या फिर कहीं भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा राइटिस्ट अप्रोच ही चल रही है, जो सरकार है राइटिस्ट तरफ है पूरे विश्व में, नॉट जस्ट इंडिया। सो अगर कभी कोई ऐसे कहे कि भाई इंडिया में राइटिस्ट राइटिस्ट चल रहा है, तो आप अपने फैक्ट्स के साथ ये आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, इट इज प्रोमिनेंट करेंटली एवरीवेयर। और पूरे विश्व में जब हम हिस्ट्री भी खोल के देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप देखोगे कि एक फेज होता है ना, कि 100-150 साल एक फेज चलता है, लेफ्टिस्ट का फेज चलता है, देन उसके बाद फिर चेंज आता है, देन उसके बाद वो 100-150 साल चलेगा, फिर एक चेंज आता है। सो ये विश्व में चलता रहता है। अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जब एसोसिएट करेंगे, अब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये 18th सेंचुरी का था, तो उसके पहले तक राजा का चल रहा था राज, सब कुछ सही था। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आई, बिल ऑफ राइट्स आए, पूरे विश्व में बदलाव आना शुरू हो गया। ठीक है, अमेरिकन रेवोल्यूशन पहले हुआ, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, देन ब्रिटेन में चेंजेस आए, देन ये जापान का भी रेवोल्यूशन हो गया, सब कुछ पूरी जगह बदल गया सब कुछ। एंड देन वो चलता रहा, देन वर्ल्ड वॉर आया, फिर उसके बाद नई नीतियां आनी शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के बाद 60-70 साल सही चला, देन 1991 के बाद फिर कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, एंड देन अभी करंटली अगेन एक राइटिस्ट अप्रोच चल रही है फिलहाल। ठीक है, और ये चलने वाली है अभी, क्योंकि कोई भी अप्रोच जब पूरी दुनिया में आती है ना, एक लहर आती है, तो वो लहर काफी समय तक टिकती है। हालांकि इतिहास के पन्नों में बस एक पेज के लिए होती है, जब हम बाद में 100 साल बाद हिस्ट्री लिखेंगे, सो वो ऐसा होगा एक पेज में कि हाँ इतना टाइम था, 2010 से शुरू हुआ, 2010 to 2019 एक राइटिस्ट अप्रोच चली, देन न्यू लीडर्स केम, देन न्यू रिवोल्यूशनरीज केम, they brought their new ideologies and things changed. So it's like that. So currently there is this xenophobia, इसको बोलते हैं xenophobia, that is fear or hatred against foreign culture, not culture, against foreign culture. इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस which started after 2012 approximately, जो रेफ्यूजी क्राइसिस जो ग्रीस में हुआ या फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ, एंड वेलकमिंग पॉलिसीज, प्रोग्राम्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, है ना, उन यूके। ओके, यूके का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ये ब्रेक्सिट जो है, ब्रेक्सिट क्या है, ब्रेक्सिट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगेन वो चाह रहे हैं कि हमें ये यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, हमारा अपना होना चाहिए। ठीक है, हम बिना मतलब उनसे एसोसिएटेड हैं, हमारे जो है ट्रेड में हमें बहुत नुकसान होता है, एंड दिस दैट थिंग। सो ये भी एक अगेन एक अच्छा एग्जाम्पल है कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी का, जो कि पूरी देश में चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है। एथनिसिटी हो गया, लिंग्विस्टिक भी एक टर्म था ना, लैंग्वेज, लैंग्वेज में नहीं, ये तुम्हारे लिए भी काम आएगा मेरे ख्याल से। जो स्टेट वाला है ना, उनको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, वो बस 2 पॉइंट भी लिख देंगे तो चल जाएगा। बट ये जो मैं इतने डिटेल में बता रही हूँ, दिस विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल। लैंग्वेज को लेके जो एक एग्जाम्पल है वो ये हो सकता है, जो बांग्लादेश वॉर हुआ था 1971, उसका जो आधार था, वो आधार ये था, उर्दू थोपा जा रहा था बांग्लादेश में। ठीक है, अब बांग्लादेश में मुस्लिम है, मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिलीजन तो था ही मेजॉरिटी में, बट फिर आप उनको जो है उर्दू थोप रहे हो, जबकि उनकी जो अपनी लैंग्वेज थी वो बंगला थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ शेयर्ड लैंग्वेज। व्हेन यू हैव शेयर्ड लैंग्वेज, दैट इज शेयर्ड कल्चर, दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी। और जाहिर सी बात है, कभी भी इतिहास में, कभी भी जब भी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक सोसाइटी की आइडेंटिटी पे अटैक हुआ है, तो दे रेसिप्रोकेट वेरी वेल, इनफैक्ट गवर्नमेंट की पावर से ज़्यादा। सो बांग्लादेश में ये हुआ, एंड देन हमने, इंडिया ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सपोर्ट भी किया, एंड वी सपोर्टेड इट, एंड दे, देन वॉर हैपेंड एंड दे लिबरेटेड, तो उसको बोलते हैं लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। सो उसमें आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, उर्दू वाज बीइंग I'm unable to find that word, imposed. Urdu was being imposed on Bangladeshi
society comprising both Hindu and Muslim. हाँ हिंदू भी है ना बांग्लादेश में, comprising both, हाँ but yeah majority Muslim है but there are Hindus as well, Hindu and Muslim communities. That imposition created a sense of rebellion. That imposition created a sense of rebellion in the minds of Bangladeshi people, citizens. Sense of rebellion, rebel, REBELLION, बागीपना कहते हैं जिसको. Sense of rebellion in the minds of Bangladeshi people, citizens, which ended in liberation of Bangladesh War 1971. नाइनटीन 1971. सो बस अब लास्ट के 2-3 लाइन लिख लो, समराइज दिस, टॉपिक खत्म. To summarize this, caste, religion, and ethnicity is entrenched into Indian politics. Religion, ethnicity is entrenched, मतलब बिल्कुल डूबा हुआ है अच्छे से. Entrenched, entrenched into Indian politics. The spirit of religion, next statement, the spirit of religion is an inner revelation. It's a beautiful line, इसको रट्टा मार लेना और चिपका देना. The spirit of religion is an inner revelation. Inner revelation, ये आत्मिक संतुष्टि की बात होती है. Spirit of religion, spirit of religion is inner revelation, comma, but politics leads to rights of the people. But politics leads to rights of the people. इसको
ये आप कोई भी आंसर लिखोगे रिलीजन, एथनिक, पॉलिटिक्स के रोल में, आखिरी में आप ये ऐड कर दो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हमने अभी तक जो भी चीज़ें डिस्कस की, जैसे पॉलिटिक्स में वो चीज़ें नेगेटिविटी भी लेके आती हैं, पॉजिटिविटी भी लेके आती हैं, बट दिस थिंग एंड्स विद अ पॉजिटिव नोट दैट सेज कम्युनल कोऑर्डिनेशन बनाता है वो. सो द स्पिरिट ऑफ रिलीजन इज इनर रेवलेशन, ये एक अंदरूनी शांति वाली चीज़ है. बट पॉलिटिक्स में जब ये चीज़ आ जाती है, पॉलिटिक्स क्या लेके आती है, राइट्स ऑफ पीपल, लोगों को उनके अधिकारों तक पहुंचाती है, और पॉलिटिशियन इस बात को जानता है. सो पॉलिटिशियन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पीपल ऑफ इंडिया, एंड ही और शी यूजेस द स्पिरिट ऑफ रिलीजन टू प्रमोट कम्युनल कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे हमने कम्युनल डिसहार्मनी नहीं की है. एट द एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी अ पॉजिटिव थिंग, दैट इज कम्युनल कोऑर्डिनेशन, that brings a kind of unity and which indeed brings the kind of unity. ठीक है, करंट गवर्नमेंट में हम ये चीज़ देख रहे हैं, भले ही रिलीजियस डिसहार्मनी या इनटॉलरेंस थोड़ा बहुत वो न्यूज़ में रहता है, ठीक है, बट ओवरऑल देयर इज अ काइंड ऑफ यूनिटी. ओके, सो ये वाला टॉपिक डन एंड डस्टेड. ओके, एंड ठीक है, कमिटीज़ और उसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, कमिटीज़ का और ट्रिब्यूनल्स का. ऑल राइट. Okay, thank you for watching.